ओके, सो हेलो एवरीवन। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा मतलब डायमेंशन ऑफ अ सबस्पेस। ठीक है, अब इसमें मैं बहुत सारे सबस्पेसेस लूंगा किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के, हर मैट्रिक्स की हम रैंक निकालनी सीखेंगे, डायमेंशन ऑफ अ सबस्पेस की, जो सबस्पेस मैट्रिक्स हो। ठीक है, उससे पहले ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ऑब्वियसली कुछ बोरिंग से रिजल्ट्स हैं, तो वो जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, मैं आप लोग सोच रहे होंगे मैं कितनी बार बात बोल चुका हूँ, अब तक अभी भी क्वेश्चंस पर नहीं आया हूँ। ठीक है ना, तो वो इनफैक्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो लेक्चर का ना सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसके बाद क्वेश्चन स्पेस वगैरह रह जाएंगे इस चैप्टर के। तो ठीक है, फिर अभी मैं इस पर स्टार्ट करता हूँ। देखो कुछ रिजल्ट हैं जिसमें से ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आप जितने इसमें स्टार लगाना चाहो उतने लगा सकते हो, आप जितने भी लगाते हो, ये इंपॉर्टेंट है और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इन तीनों के अलावा और सब तो बेसिक ही हैं, मैं कई बार बता भी चुका हूं इनफैक्ट। ये देखो हमने क्या कर रहा है, हमारा क्या चल रहा था, हमारे ये दो सेट चल रहे थे, ये वेक्टर एडिशन अंडर एबेलियन ग्रुप था। ठीक है, मैं पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक फील्ड थी अंडर एडिशन और मल्टीपल थी, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक फील्ड थी। अब मैंने क्या किया था, यहाँ से कुछ स्केलर्स लिए थे, इनके उसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बैठाया था वेक्टर स्पेस के लिए, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, स्केलर आइडेंटिटी लॉ, ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह देखनी है, वेक्टर स्पेस बना था। इसमें से एक सबसेट मैंने ले लिया W। वो W मेरा क्या कर रहा था, इसमें W में मान लो कोई भी दो वेक्टर्स थे x और y, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, मतलब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर W में ही आता था तो मैं इसे बोलता था सब स्पेस। अब मेरे पास इसके बाद क्या चल रहा था, एक ऐसा ही सबसेट जिसे मैं V की बात कर रहा था, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी पड़ी, इसके अंदर एक वेक्टर ऐसा हो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और इस पूरे को जनरेट कर दे। वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब लीनियर स्पैन V के इक्वल आ जाए। बेसिकली V क्या कर रहा है, S को जनरेट कर रहा है, तो मैं ऐसे सेट को क्या बोल रहा था जी, यस बेसिस। ठीक है, अच्छा तो अब देखो, अब बस मैं उसी बेसिस पर उन्हीं चीजों को घुमा रहा हूँ, उन्हीं चीजों को पढ़ रहा हूँ बार बार कि एलडी क्या है, एलआई क्या है। इतने सारे रिजल्ट्स करवाने में मानता हूँ कई बार कि इंटरेस्ट को ही किल कर रहे होते हैं। ठीक है, कि इतने सारे रिजल्ट कौन लिखे और कौन ही एग्जाम में याद करेगा। आपको मैंने इसीलिए ना याद करने के लिए मैं ऐसे ज्योमेट्री में बता रहा हूँ। देखो ये यही तो पढ़ा है ना हमने, पूरा का पूरा कहने के लिए हमने कितने लेक्चर्स देख लिए होंगे, लेकिन वैसे बस यही पढ़ा है कंक्लूजन में। तो इसीलिए कुछ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स वाले दिन जब आप जाते हैं, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसकी कि स्ट्रेटेजीज कैसी होनी चाहिए उन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि उनमें आपको थ्योरी सारी थ्योरी याद नहीं रख सकते, एग्जाम से जस्ट पहले सब उड़ जाना। इतनी बड़ी बड़ी नोटबुक बन जाती है लीनियर अलजेब्रा की, इतनी बड़ी नोटबुक बन जाएगी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। रियल एनालिसिस की देखें हमारे लेक्चर्स वगैरह। ठीक है, तो इतने कौन करेगा, उन्हें कौन याद रखेगा। तो कुछ ट्रिक्स हमें याद रखनी है जिससे कि हमारे एटलीस्ट आधे मार्क्स तो आए। भाई आईआईटी जैम में 16-15 नंबर का लीनियर अलजेब्रा है, 10 नंबर तो देना हमें, ये 10 नंबर भी ना दे तो क्या फायदा, सीधी सही बात है। रियल एनालिसिस, अब रियल एनालिसिस कितने नंबर का है, तो मतलब इतना हाफ तो आ जाए ना, हाफ में हमारा काम बनता है, हमें पूरे पूरे वो नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें खैर ठीक है मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो अभी, इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W इज फाइनाइट। ये बात समझ में आ गई, सीधी सारी सी बात है। अगर एक V ओवर F वेक्टर स्पेस है जो फाइनाइट डायमेंशन का है, तो इसका कोई भी जो सबसेट होगा भाई वो भी तो फाइनाइट ही होगा, सीधी सी बात है। देन एवरी Li सबसेट ऑफ W इज फाइनाइट एंड इज पार्ट ऑफ अ बेसिस ऑफ W। जो भी Li, अब ये जो इसका जो भी सेट होगा, वो Li जो भी होगा ना, वो इसके मतलब समझ रहे हो ना, मैं W की बात करता हूँ। ठीक है, जो भी इस W का S सबसेट होगा, अब वो जो Li है ना, वो इसके बेसिस का पार्ट होगा, ये बात ऑब्वियस है, सीधी सारी बात है। ठीक है, तो लेट S दिस बी अ बेसिस ऑफ डायमेंशन, देन एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज। ये बात समझ में आई, ये भी सही है जी बात। तो क्या कह रहा है देखो, लेट S बी अ बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर। ये क्या है जी, बेसिस है। ठीक है, मतलब बेसिस है। ठीक है, देन एवरी एलिमेंट V ऑफ V, जो इसका कोई भी एलिमेंट होगा ना V, वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट हो सकता है। ये बात लाजमी है, मैंने कई बार बोली है कि सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, कोई भी तुम्हें बेसिस लीनियर स्पैन बन रहा है तो मतलब इसके किसी भी एलिमेंट, किसी भी वेक्टर को, वेक्टर मतलब किसी भी एलिमेंट को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है जी।
देखो काम की चीज क्या है कि जो इसमें V1 V2 Vn है ना, ये सब मेरे इस सेट से है, ठीक है, ये इस सेट से है, और ये क्या है जी, मेरे पास बेसिस है उसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, और ये जो V है ना मेरा, ये V बिलोंग कर रहा है V ओवर F से, ठीक है। मैं इनके प्रूफ वगैरह पे नहीं जा रहा हूं। ये देखो जी, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे करोगे फिर इसे बता दो फटाफट। देखो W1 एंड W2, अच्छा अभी आप देखो, आपने सेट थ्री पढ़ी थी, आपको ये फॉर्मूला पता था, N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस में N ऑफ B माइनस में N ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये कुछ कुछ वैसा ही है, बस यहाँ A और B क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। ये बचपन में पढ़ा था, उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ W1 यूनियन W2, लेकिन W1 यूनियन W2 तो सब स्पेस ही नहीं है, ठीक है जी, बात समझ में आई, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थ्योरम है, पूरा का पूरा प्रूफ करो, अच्छे नाम भी है, जो भी है इसका देख लेना, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई मेरे पास, ठीक है, कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन की डायमेंशन, ठीक है, ये काम आएगा। अब देखो W1 और W2 आर सेम डायमेंशन, अब ये सीधी सारी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि W1 और W2 दो सब स्पेस हैं आपके किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के। अच्छा ऐसा कुछ नहीं लिख रखा इसने, और W1 अगर सबसेट है ना W2 का, तो क्या होगा कि W1 और W2 दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम है, तो अब एक अगर दूसरे का सबसेट हो या ये इसका सबसेट हो तो दोनों इक्वल होंगे, सबसेट चाहे कुछ भी हो, फिर समझ रहे हो ना, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ये देखो जी, इनका भी ऐसे याद रखने हैं आपने, भाई याद रखने जरूरी है, मैंने बोला ना कि इतने बड़े बड़े बंडल बनेंगे नोट्स के, तो वो याद तो रहने चाहिए, ठीक। वैसे जी ये आज याद रखने जरूरी है, पता हो क्या मतलब है इनका, V भी वेक्टर स्पेस ओवर F है, ठीक है, W1 और W2 इसके सब स्पेस हैं, देन डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है जी, मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने बोला हुआ थ्योरम तो मैंने करवानी नहीं इनकी, ठीक है। ये रिजल्ट भाई मैं इसलिए भी लिखता हूँ क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कोई बच्चा तो ऐसा समझदार जरूर होगा, इतना इंटेलिजेंट होगा कि नोट्स बना रहा होगा, ठीक है। अब वो जो नोट्स बना रहा है ना, तो वो कई बार वो चीजें वैसी की वैसी उठ कर आएंगी भाई JRF में, तब आपके पास वो तो रहना चाहिए ना, नोट्स तो रहने चाहिए, पॉइंट तो रहना चाहिए, इसलिए मैंने सारे पॉइंट करवा दिए। अब अगर कोई बच्चा सिर्फ हमारे लेक्चर्स भी देख रहा है, हमारी टेस्ट सीरीज कर रहा है ना, वो भी बहुत है उसके लिए, इसलिए कोई बुक मैटर नहीं करती फिर। अब कोई पूछे भाई ये बुक या वो बुक, अब क्या है, जब सारे सारे रिजल्ट लिख दिए, कहाँ कहाँ का रिजल्ट है, ये किसी बुक में है, ये किसी बुक का है, ये किसी बुक का होगा, सब कुछ तो हो गया भाई, समझ रहे हो, ठीक है। तो फिर आप याद करो अब इन्हें कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, मिनिमम ऑफ डायमेंशन इसकी और इसकी, ठीक है, और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1। देखो ये क्या है, सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 और ये डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V भी आ गया जी आज यहाँ, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको लिया जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 माइनस मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 उससे बड़ी होगी, समझ रहे हो ना भाई। बेसिकली ये उसी चीज को घुमा रहा है, जो भी फॉर्मूला था ना उसी चीज को घुमा के उसने रिलेट कर दिया, ठीक है। अगर वो आप थ्योरम प्रूव कर लोगे तो ये भी अपने आप हो जाएंगे। मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है, और ये किससे छोटा है, मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 या फिर डायमेंशन ऑफ V, ठीक है जी। ये आपको ऐसे के ऐसे ही याद करने हैं, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी, ठीक है। अच्छा देखो ये भी ये क्या है, अच्छा ये मैंने करवा दिया है, W इज अ सबस्पेस देन एनी बेस ऑफ W कैन बी एक्सटेंड टू अ बेसिस ऑफ V, बिल्कुल सही। W अगर सबस्पेस है V का, ठीक है, V ओवर F का, तो अब इसके जो भी बेसिस होंगे, इसके भाई कुछ बेसिस का सेट होगा बीटा, तो मैं उसे एक्सटेंड कर सकता हूं जिससे कि वो पूरा का पूरा बेसिस बन जाए V का, बात समझ में आ रही है,
मैं करवा चुका हूँ, कई बार बता दिया है। इफ n वेक्टर्स स्पैन अ वेक्टर स्पेस V कंटेनिंग r li वेक्टर्स, एक V है जिसके r li वेक्टर्स हैं, समझ रहे हो, इस वेक्टर स्पेस के r li वेक्टर्स हैं और n वेक्टर्स का सेट है, एक n वेक्टर्स का सेट है जो इसे स्पैन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। देखो दोबारा देखो, एक V ओवर S मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है और उसके पास R लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है, और S एक ऐसा सेट है जिसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और वो S क्या है, इस पूरे सेट को जनरेट कर रहा है, मतलब V इज जनरेटेड बाय S है। इसका मतलब लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी तो क्योंकि n थी, n डायमेंशन थी, तो ये जो n है या तो वो R से ज्यादा होगा और या उसके इक्वल होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। अगर n से n जो है, मान लो n अगर L R से लेस होता तो इसका मतलब क्या होता, वो तो फिर लीनियर स्पैन कर ही नहीं पाता, उसे जनरेट नहीं कर पाता पूरे वेक्टर स्पेस को, ठीक है। तो इसका मतलब या तो n इक्वल टू R होगा क्योंकि इतने Li वेक्टर्स हैं, या फिर n ग्रेटर देन R होगा, ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह अब देखने वाला हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा कि इस चैप्टर से IIT जैम में क्वेश्चन आना ही आना है। अब आना तो है, ठीक है, और इसका तरीका भी मतलब मैं देख लूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या रहना चाहिए कि कोई तरीका शॉर्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं जल्दी से कर पाऊँ। भाई मेरे को यही देखना है, क्वेश्चन किया भी और जल्दी नहीं किया तो क्या ही क्वेश्चन किया ठीक है। तो देखो मैं पहले कुछ और चीजें बताता हूँ। सर बस करो यार, इतनी टाइम लगाया इन्हें बताने के लिए और अभी भी कुछ और चीजें बताता हूँ देखो मैं कुछ छोटी छोटी सी ना चीजें बेसिक लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं कि जैसे R ओवर R, ठीक है, ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, R स्क्वायर ओवर R मान लो, ठीक है ना, R स्क्वायर ओवर R मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है और R स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, मेरे को ये निकालना होता है। भाई आपको पता है R स्क्वायर की डायमेंशन 2 होगी, लेकिन कैसे पता चलता है आपको, मैं इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स देखूंगा, 2 टपल्स में आएंगे और मेरे पास फील्ड से जाते हैं, यहाँ भाई फील्ड से जाते हैं। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास जितने भी ऑप्शंस हैं क्या मैं उनमें फ्रीली कुछ एलिमेंट डाल पाता हूँ फील्ड से या नहीं। डायमेंशन का मतलब ही ये है भाई कि जहां पर फ्रीली, आर्बिट्रेरीली, अपनी मर्जी से मैं फ्रीली, जो अपनी मर्जी से मैं काम कर पाऊं ना, उसे बोलेंगे डायमेंशन। मतलब समझ रहे हो कि मैं उस चीज को डायमेंशन बोलूंगा। अब मैं R में, यहाँ पर R2 में 2 चॉइस थी मेरे पास, 2 ऑप्शन से मैं फ्रीली R में से 2 एलिमेंट उठाकर यहाँ डाल सकता हूँ, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, इसलिए R2 की डायमेंशन क्या हो गई जी, 2, ठीक है, ये बात ठीक है। अब मान लो कि एक W मेरे पास सब स्पेस है R स्क्वायर का, R2 का, सॉरी, W मेरे पास एक सब स्पेस है R2 ओवर R का, ठीक है। तो अगर R2 की डायमेंशन 2 है तो इसका मतलब W की डायमेंशन कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। बात क्लियर। अगर W की डायमेंशन 0 हुई तो ये तो भाई 0 सब स्पेस ही बन गया, बात ही खत्म हो गई, फिर से भाई 0 सब स्पेस बन गया। और अगर मेरे W की डायमेंशन 1 हुई तो बताओ, अगर W की डायमेंशन, अच्छा W की डायमेंशन 2 हुई तो भाई फिर तो R2 ही बन जाएगा, R2 ही बन जाएगा ना फिर तो। अगर W की डायमेंशन 1 हुई तब क्या करोगे, डायमेंशन W1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी एक एलिमेंट ना फ्रीली, भाई W इसका सब स्पेस है तो 2 एलिमेंट्स की चॉइस है, ये कहता है डायमेंशन 1 है, इसका मतलब एक एलिमेंट फिक्स्ड है कोई भी, और एक एलिमेंट में कहीं भी फील्ड से कोई भी डाल सकता हूँ इसमें। मान लो वो एलिमेंट A है तो मैं डाल सकता हूँ और ये मेरा फिक्स्ड है 0, तो या तो A, 0 या 0, B। तो मतलब अगर W की डायमेंशन 1 हुई, W क्या है यहाँ पर, सब स्पेस, मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको कि R2 ओवर R के कितने सबस्पेस पॉसिबल हैं। पहला सबस्पेस 0 सबस्पेस, और दूसरा ये होती है लाइन, ये लाइन है जी, और जो तीसरा वो यही खुद ही R2 का खुद ही सबस्पेस होगा, ठीक है, मतलब 0 होगा, R2 होगा, ये तो है ही है, और एक लाइन भी बनती है जो इसकी सबस्पेस होती है। अब लाइन क्या सर, क्या ये भी सबस्पेस बनेगी, भाई लाइन है, लाइन तो फिर बनेगी सबस्पेस, क्यों नहीं बनेगी, ये बात समझ में आ रही है ना। एक्स कोऑर्डिनेट है x, 0, ये y कोऑर्डिनेट है y, 0,
तो ये दोनों क्या बनेंगी, लाइन है, तो ये इसके सबस्पेस होंगे। लेकिन ये क्यों नहीं, मतलब ओरिजिन से जो लाइन पास करेंगी वही होंगे सबस्पेस, ये वाली लाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बता सकते हो, ये लाइन क्यों नहीं होगी सबस्पेस, या मैं ये बोलूं ये लाइन, ये सबस्पेस क्यों नहीं होगी, ये लाइन, क्योंकि इन सब लाइनों में जीरो नहीं आ रहा, ये जीरो कंटेन नहीं कर रहे, तो वही लाइनें जो ओरिजिन से पास करेंगी मेरी सबस्पेस होंगी, पहली चीज। ठीक है, एक और देखो, अगर मैं ऐसे ही आर क्यूब ओवर आर ले लेता, आर क्यूब वेक्टर स्पेस जैसा दिखता है ना, 3 टपल्स में दिखता है, वैसे ब्लैंक ही ले लो डायमेंशन निकालने के लिए। आज देखो कि क्या मैं 3 चॉइस जो है मेरे पास आर में है, फ्री है, बिल्कुल है, ए बी सी, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसका मतलब 3 हो गई। ठीक है जी, डायमेंशन 3 हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका एक डब्ल्यू सब स्पेस लिया, डब्ल्यू की भी डायमेंशन इसका मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ठीक है, पता रहनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, डब्ल्यू अगर सब स्पेस 0, डब्ल्यू की डायमेंशन अगर 0 है तो वो तो फिर 0 सब स्पेस बन गया, बात ही क्या करनी। इसमें ये लाइन बन गई और अभी देखा था हमने, और इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो ये मेरे पास प्लेन बन जाएगा, और ये तो अगर डायमेंशन डब्ल्यू की 3 हो गई तो ये वापस आर क्यूब भी बन जाएगा। ठीक है जी, डायमेंशन ऑफ आर, वेक्टर स्पेस ऑफ आर ओवर आर के कितने सब स्पेस होंगे ये आप मुझे बता सकते हो ढूंढ के, आसान है। ठीक है, ये चीज ठीक है जी, ये चीज भी बतानी थी आपको। अच्छा, तो हमें अब डायमेंशन निकालनी है, हमें ज्यादा चीजें करनी नहीं। ठीक है, हमें तो सिर्फ डायमेंशन से मतलब है। ओके सर, तो फिर डायमेंशन निकालो जल्दी फटाफट सर। देखो एक क्वेश्चन और ले लो, जैसे सी ओवर आर, इसकी डायमेंशन बताना। भाई सी के एलिमेंट कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, आज मेरे पास आर में ये भी चॉइस फ्री है, ये भी चॉइस फ्री है, मैं यहाँ कुछ भी एलिमेंट डाल सकता हूँ, यहाँ भी कुछ भी एलिमेंट डाल सकता हूँ, इसकी डायमेंशन 2 हो गई, इसका मतलब सी ओवर आर वेक्टर स्पेस की। बात आई समझ में, नहीं आई? अगर मैं सी ओवर आर और अगर मैं सी क्यूब ओवर आर ले सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, सी क्यूब ओवर आर। ठीक है, अब आप बताओ जी मेरे को, अगर मैं सी क्यूब ओवर आर लूं, सोचो देखो, सी क्यूब ओवर आर लूंगा तो मैं क्या करूंगा जी, भाई सी क्यूब, इसका मतलब मेरे इसमें 3 इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाएगा, ये दिखाएगा नहीं दिखाएगा? ठीक है, अब इसमें भी हर एलिमेंट ए प्लस आयोटा समथिंग का होता है, तो 2 चॉइस तो यहाँ, ऐसे यहाँ ए प्लस आयोटा 2 चॉइस यहाँ, ऐसे यहाँ ए प्लस आयोटा, समझ रहे हो ना? ये 2 एलिमेंट, 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 कुछ रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं कहीं की। आर यहाँ भी कितने भी हो सकता है, कुछ भी आर हो सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी 2, 2 और 2 मतलब 6। तो सी क्यूब ओवर आर की मेरे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी जी, 6। बात आई समझ में, नहीं आई? सर हमें नहीं आ रही, बोल दिया करो हमें नहीं आ रही सर, जो भी बात है। ठीक है, देखो सी क्यूब ओवर सी की डायमेंशन बताना, फिर से बतानी क्या है इसमें। आज मेरे पास इधर एक, इधर एक और इधर एक, सीधा साधा सा फंडा है। मेरी आज फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब मेरे को ए और बी में नहीं देखना। जब आर में हो ना फील्ड और ऊपर कॉम्प्लेक्स हो तो जो डायमेंशन होती है डबल हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे केस में डबल हो जाएगी फील्ड, क्योंकि आर है और वेक्टर स्पेस सी क्यूब है, और अगर सी क्यूब के बाद सी ही है तो उतनी रहेगी जितने बॉक्स दिख रहे हैं। 3 है सी क्यूब, 3 चप्पल बनेंगी। ठीक है, अब इन 3 चप्पल में से जो चप्पल आएगी वो इस फील्ड में से ली जाएगी वो चप्पल। तो ये जो चप्पल है कौन सी ली जाएगी, कौन सी ली जाएगी बताओ? जो सलमान खान बेच रहा है वो वाली चप्पल लो, है ना ठीक है, देखो तो सी में से कोई भी एलिमेंट, मतलब एक यहाँ एक है एक है, तो डायमेंशन आज इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। सी क्यूब ओवर सी की डायमेंशन 3। देखो और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके करवाने के, आप देख लो ना किसी और यूट्यूब चैनल से। ठीक है वो बड़े अजीब से फॉर्मूलों के साथ इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। भाई मैंने नहीं करना है ऐसे, मैं तो फिर लीनियर अलजेब्रा ही छोड़ दूंगा फिर तो मतलब 16 नंबर का मेरा लीनियर जो इतना आसान है जैम में, और 50-55 नंबर का जो वहाँ जेआरएफ में सबसे ज्यादा आसान लीनियर अलजेब्रा है। बस क्या तुम मेरी सुनी कहाँ रहे हो? ठीक है, चलो ठीक है ये चीज हो गई। अब मैं बात करता हूँ, देखो कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपको ना पता चले अभी, मैं मैट्रिक्स के बारे में हमने, क्योंकि मैट्रिक्स और ये तो 4th चैप्टर में है, कहीं जाके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स वगैरह की थ्योरी, लेकिन ये कुछ चीजें यहाँ पर जरूरी होनी चाहिए पता। अब देखो मान लो कि वो ऑल मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज ओवर आर बोल रहा है, अभी वी क्या है मेरे पास, वेक्टर स्पेस है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मैं मान लेता हूँ अभी 2 × 2 की।
ठीक है, जिसे m क्रॉस n से डिनोट कर दिया जाता है। m इसमें रोज होती हैं, मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, ज्यादा ही छोटी शायद मैं बता रहा हूँ, ये तो सबको पता रहता है। n इसमें कॉलम रहता है, मेरे पास फील्ड है r से जिसमें से एलिमेंट्स आते हैं, वेक्टर स्पेस में जाते हैं। अब मेरे को बताओ जी कितनी चॉइसेस हैं आज मेरे पास, कितनी चॉइसेस हैं बताओ सीधा सीधा। भाई एक चॉइस यहाँ मैं कर सकता हूँ, यहाँ, तो इसकी मैं m2 क्रॉस 2 की ओवर r डायमेंशन क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब सीधी साधी सी बात है सर, डायमेंशन तो आपने ये कहा था। अब एक बच्चा बोलेगा, ऐसे जरूर बोलता है, बच्चे होते हैं मन के सच्चे होते हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन होते तो बच्चे ही हैं, ठीक है, बोरिंग। देखो अब क्या है कि अब एक बच्चा बोल सकता है कि सर डायमेंशन की डेफिनेशन बताओ, ये रहने दो फ्रीली व्रीली, ये तो शॉर्टकट है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ठीक है, लेकिन डायमेंशन की डेफिनेशन बताओ। वो अगर बोले तो भाई मैं सिर्फ बेसिस देखूंगा और बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसकी डायमेंशन, मैं उस बच्चे को ये बोलूंगा। अब वो बच्चा कहेगा सर ये कौन सा तरीका हुआ, आपने ना यहां से पहले बेसिस निकालना था, फिर बेसिस के बाद डायमेंशन, आपने तो सीधा डायमेंशन पे, यही तो ट्रिक है, जिसे बोलते हैं ना यूट्यूब पे बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ट्रिक ऑफ दिस, ट्रिक ऑफ दैट, 2 सेकंड में सॉल्व करो, एक ही क्वेश्चन दिखा देते हैं, आसान सा क्वेश्चन, 2 सेकंड में सॉल्व करो, हो ही जाना है फिर वो तो। लेकिन हमें तो इस ट्रिक पर ध्यान देना, ये वही ट्रिक है, मैं भी बेकार का ड्रामा करूं, ओवर एक्टिंग करूं यूट्यूब पे जाके, ये वही ट्रिक है, ठीक है। तो देखो मैं क्या है कि मैं उस बच्चे की भी बात मानता हूं और मैं इसके बेसिस भी निकालने की कोशिश करता हूं, मैं कुछ के बेसिस कैसे निकाले जा सकते हैं मैं ये दिखाता हूं, ठीक है, बेसिस कैसे निकालते हैं। अब देखो क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, मेरे को बेसिस देखने, ओके। अब देखो बेसिस के लिए क्या करना है, बस आपको 1 पर ध्यान देना है, इस 1 पर, ये जो 1 है ना, बस आप इसे वेरी करवाते रहो प्लेस टू प्लेस। जैसे यहाँ पर मुझे इसके बेसिस देखने 1 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ, पहला, दूसरा 0 1 मैंने चेंज कर दिया, 1 की पोजीशन बदल रहा हूँ जी मैं, बस 0 0 1 0 0 0 0 1, ये सब LI हैं और ये सब के सब सारे 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब समझ में आ रहा है जी, मैं लीनियर स्पैन पे जा रहा हूँ, मेरे पास एक सेट है, इसमें 4 वेक्टर्स हैं, तो इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, लीनियर स्पैन मतलब अल्फा डॉट दिस प्लस बीटा डॉट दिस प्लस गामा डॉट दिस प्लस डेल्टा डॉट दिस। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहाँ से, फील्ड से स्केलर है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा मैट्रिक्स पूरा का पूरा जनरेट कर दिया जाता है, तो इसलिए बेसिस बोलते हैं। और बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो इसलिए इसका मतलब डायमेंशन क्या हो गई, 4। ऐसे पका हुआ वाले तरीके से हम कर सकते हैं, ये भी तो इंटरेस्टिंग है ना वैसे, बेसिस निकालना भी। बेसिस कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड डायमेंशन से पहले बेसिस भी तो निकालो, ठीक है। देखो मैंने मैट्रिक्स का इसका निकाल दिया, अब देखो और किसी मैट्रिक्स का निकाल लो, जैसे चलो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है, ठीक है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात करता हूँ, ठीक है, आसान से किसी भी मैट्रिक्स की ले लो, 3 क्रॉस 3, अजीब से ही एरो बनेगा जब भी बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 क्रॉस 3 में 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है जी। मेरे को क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ A लिखूंगा, यहाँ B लिखूंगा, यहाँ C लिखूंगा, लेकिन यहाँ D नहीं लिख सकता, मेरी मजबूरी आ गई, B ही लिखूंगा, यहाँ D लिख दूंगा, यहाँ E लिख दूंगा, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, C ही लिखूंगा, मेरी मजबूरी, E ही लिखूंगा, मेरी मजबूरी, और F, ठीक है जी, ठीक है या नहीं है, ठीक, ठीक है। अब मैं इसके बेसिस निकालूं, ठीक है, इसके बेसिस मतलब क्या होगा कि भाई मेरे पास ये एलिमेंट तो फिक्स हो गया, यहाँ पर ये एलिमेंट मेरा फिक्स हो गया और ये एलिमेंट भी मेरा फिक्स हो गया, तो बेसिकली मुझे 1 को यहाँ चेंज करते रहना है बस, और जगह तो सबके सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। इनमें नहीं आ सकता मेरा, क्योंकि और जगहों पर आ गया ना वो, तो मतलब 1 0 0 0 और 0 0 0 0 0 और क्या, 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ठीक है, 0 0 0 0 यहाँ आएगा ना, इस पे नहीं आया क्योंकि इस पे तो रिपीट हो रहा था मेरा ये, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ओ सॉरी 0, ठीक है। अब एक बार यहाँ चला जाएगा, ओके सर बोलो मत, अब बना दो चुपचाप,
यहाँ नहीं हो सकता मेरे पास, यहाँ नहीं हो सकता, और अब यहाँ आएगा। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, बिल्कुल सही बने हैं। तो इन्हें अब इसमें बेसिस बोल देते हैं। बात आ रही है समझ में जी, नहीं आ रही है? बेसिस है इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा डॉट प्लस बीटा, ये सब, यही मैट्रिक्स बन जाएगा। बात समझ में आ रही है जी, नहीं आ रही है? आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया जी, मेरे पास बेसिस का सेट हुआ, इसके जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, जो इसे स्पैन भी करेगा पूरा का पूरा। तो इसलिए इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे मैं उसे डायमेंशन बोलता हूं। तो आज मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन 6 हो जाएगी। मैं बताऊंगा अभी, वो वाला तरीका तो चलेगा ही हमारा, शॉर्टकट वाला। ये तो मैं उस बच्चे को बता रहा हूं जो जानना चाह रहा था कि भाई बेसिस का भी तो बता दो। चलो ठीक है, और भी एक आध देख लो, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का देख लो, लोअर ट्रायंगुलर। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके ऊपर कुछ रखा हुआ है उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। जिसके ऊपर मैट्रिक्स रखा हुआ है, नीचे तो फिर 0, तो फिर से मैं 3 बाय 3 का ले लूं, और यहाँ पर 1 2 3 और 0, ये 0 0 और ये। ठीक है जी, आज मेरे पास कौन सा, फिर वही 1 0 0 0 0 0 0, फिर यहाँ 1, 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 ऐसे बेसिस बन जाएंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जहां पर नीचे मेरे पास ट्रायंगल रखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर क्या है, ऊपर मेरे पास 0 है, तो अब मेरा 1 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे वेरी करता रहेगा। बस 1 को वेरी करवाना जी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब कौन ही निकाले ना इतना, जब हम ऑब्जेक्टिव से आसानी से कर ही रहे हैं तो मैं बेसिस भी क्यों निकालूं, सीधा सीधा उस पर निकाल, काम पे चलते हैं जी। देखो ठीक है, अब मैं फर्स्ट पर आता हूँ। अपने डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस बतानी है मुझे, कंटेनिंग m क्रॉस n, मतलब देखो क्या है, अरे ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कंटेनिंग m क्रॉस n मैट्रिसेस हुज सम ऑफ फर्स्ट रो इज 0। मेरे पास एक वेक्टर स्पेस था, मैट्रिक्स का फील्ड थी, ये W था सबस्पेस इसका, तो मुझे उसी W की वो पूछी हुई है मेरे से, क्या डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कंटेनिंग m क्रॉस n मैट्रिसेस हुज सम ऑफ फर्स्ट रो इज 0। देखो इधर देखो, मैं 3 क्रॉस 3 की बात करता हूं, ठीक है। ये क्या कहता मेरे को, कहता फर्स्ट रो इज 0, फर्स्ट रो का जो सम होगा ना 0 होगा। इसका मतलब यहां तो कोई रोक टोक है ही नहीं भाई, यहां तो मैं कुछ भी एलिमेंट लिख सकता हूं, मतलब ठीक है। अच्छा, m क्रॉस n की और बात करिए इसने, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या है कि यहां मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मेरे पास m 3 क्रॉस 3 में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ कोई भी एलिमेंट आ सकता है, यहाँ कोई भी एलिमेंट, यहाँ कोई भी, यहाँ कोई भी, यहाँ कोई भी, यहाँ कोई भी, क्योंकि फर्स्ट रो की बात कर रहा है और तो इसने बात करी नहीं। तो फर्स्ट रो में क्या है, मैं यहाँ तो कोई भी एलिमेंट लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन अब जो भी एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं उसे इसके इन दोनों के साथ ऐड करूँ तो मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो इन दोनों के माइनस में ही होगा, मतलब यहाँ पर मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, समझ रहे हो। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इसकी डायमेंशन हो गई। कैसे आई जी, ये पूरा 3 क्रॉस 3 में जितनी भी चॉइस थी, n9 थी वो, और मैंने एक उसमें से हटा दिया केस, तो 8। अब वो बोलता है m क्रॉस n मैट्रिक्स का बताओ, तो मैं समझदार था, मैंने mn-1 कर दिया। बात समझ में ही नहीं आई। क्या होता है देखो, मैं गर्मी में, धूप में और इतने ज़बरदस्त कमरे में ये वीडियोस बना रहा होता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि मेरे पास, मैं पंखा इसलिए नहीं चला सकता, डाउट आएंगे आपके कि पंखा क्यों नहीं चला रहे पंखा इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि ऑडियो में इशू आएगा, ऑडियो में आपके पास फिर घर चलेगा। हाँ, पंखा है सर, जनरेटर है, ठीक है। तो मतलब जो भी है, तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को कई बार वीडियोस ना एडिट वगैरह, इसीलिए आप देखते होगे कि कहीं ना कहीं वीडियोस एडिट होकर भी आ रही हैं। तो इसीलिए होता है कि मैं थक जाता हूँ, मेरे को डिहाइड्रेशन की दिक्कत होती है, मैं पानी वानी पीता हूँ, रेस्ट करता हूँ, पंखा में चलाता हूँ, फिर दोबारा प्ले करके फिर वीडियो पर आता हूँ। तो इसलिए कहीं ना कहीं कई बार ना वीडियो एडिटिंग वगैरह, आपको लग रहा होगा मैं इतना अच्छा कोई एडिटर तो हूँ नहीं, देखो ना ही टेक्निकल का बैकग्राउंड, मैथ आ रहा है, थोड़ा बहुत आता है, वो भी मैथ पूरा पूरा समुद्र है। तो ये क्लेम करना भी कि मैथ आता है खुद में, मेरे ख्याल से तो बेवकूफ़ी होगा वो जो ये बोलेगा कि उसे मैथ आता है, ठीक है। बस कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, उसे इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा हो। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी वीडियो एडिट हो सकती है ठीक है, तो ये चीज़ आएगी समझ में, ठीक है। हु सम ऑफ ईच रो इज 0। अच्छा जी, फिर से 3 क्रॉस 3 ले लो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3,
मैंने आसान से स्टार्ट कर देना, चाहे वो एग्जाम में m क्रॉस n का पूछे, लेकिन मैंने 3 क्रॉस 3 से पूरे जनरल पे बात करनी है। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की डायमेंशन टोटल होती तो 9 होती, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या दे दी मेरे को, हुज सम ऑफ ईच रो इज 0, मतलब हर सम का ये एलिमेंट तो ठीक है मेरी अपनी चॉइस है, लेकिन ये क्या होगा, ये इन दोनों पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 9 आ गया, अब ये क्या होगा, जो टोटल 0 बन जाए -9 होगा, तो मतलब ये तो फिक्स हो गया ना। ऐसे ही हर रो, इन्हें रोज बोलते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन ये फिक्स हो गया, ये आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन ये फिक्स हो गया। 3 3 से 9 -3 तो 6 आ गई आज मेरे पास इसकी डायमेंशन। टोटल में m क्रॉस n की बात करूं तो mn माइनस में mn का मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट, mn माइनस में रोज, समझ रहे हो ना, 1 रो 2 रो 3 रो हर किसी की एंट्री, तो ये क्या है, m रोज होती है, तो -m कर दिया मैंने। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगले पॉइंट में वो कहता हुज ईच, ओहो ये दुविधाएं अलग होती हैं भाई, ये हिलता है, ये गिरता है, कहाँ से गिरता है भगवान जाने, पर जो गिरता है वही तो उठता है, तो इसलिए उठ भी जाता है। ठीक है, देखो इधर देखो, अब एक और मैंने मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मैं पूरी जनरल में भी बना सकता हूँ इसे, लेकिन कंफ्यूजन ही होगी, आप उससे जनरलाइज कर रहे होगे, आसानी हो रही है। हु सम ऑफ ईच कॉलम इज 0, अबे कॉलम की बात करता है, m रोज n कॉलम्स का मैट्रिक्स होता है, 3 रोज 3 कॉलम्स का आज मेरे पास मैट्रिक है। ये कहता कि अब जो कॉलम है ना, ये कॉलम में आप कुछ भी भर लो, ये में भर लो, लेकिन जो तीसरा होगा ना वो 0 ही दे, कुछ ऐसा करना। इसका मतलब ये मेरे पास चॉइस नहीं है आज मेरे पास, इन दोनों का ही नेगेटिव, इन दोनों के सम का नेगेटिव ही होगा मेरे पास जो यहाँ आएगा। ऐसे इस कॉलम में मेरे पास इसमें चॉइस नहीं है, इसमें मेरे पास चॉइस नहीं है, अभी भी 6 ही आए 3 क्रॉस 3 की डायमेंशन, लेकिन अगर मैं जनरलाइज करूं तो mn माइनस कॉलम की एंट्रीज, और कॉलम क्या है जी, m रोज n कॉलम्स, तो mn माइनस n। ठीक है जी, बात या नहीं है? ठीक, बोलो सर मजा आ रहा है? भाई मजा आ रहा है ना ये, वरना निकालते रहो जनरल वगैरह करते रहो, बोर होते रहो, तो आसान है ना ये, फिर भी कहीं ना कहीं मानते भी नहीं हो, बोलते भी नहीं हो, तुम्हारा नहीं पता कुछ। देखो हुज ईच रो एंड कॉलम इज 0, हुज ईच रो एंड कॉलम, मतलब अब मैंने फिर से 3 क्रॉस 3 का ले लिया, टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं अगर सब फ्री होते तो, लेकिन इसमें सब फ्री नहीं है। कहता हुज ईच रो 0, समझ रहे हो, हुज ईच रो 0, लेकिन फिर कहता हुज ईच कॉलम भी 0, ध्यान से देखना, ठीक है, हुज ईच कॉलम भी 0, हुज ईच कॉलम भी 0, तो ये तो पहले से 0 आ गया और एक बार रिपीट हो गया। नहीं समझे भाई, 3 - 3 9 था, 3 रो के काटे 3 कॉलम के काटे, समझ रहे हो, 3 क्रॉस 3 9 था, 3 रो के काटे 3 हंस के काटे। ठीक है, और मैंने एक इधर रिपीट भी हो गया, वो प्लस भी कर दिया। अब ठीक वैसे ये m क्रॉस n के मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा जी, m क्रॉस n के मैट्रिक्स में बता दो, mn जाएगा, माइनस में मैंने रोज m कर दिए, माइनस में मैंने कॉलम्स n कर दिए, और मैंने क्या किया, अब एक मेरा गलती से आ गया ना जो दोबारा जो केस हो गया, मैंने वो +1 कर दिया जी। खुद सोचना, खुद जनरेट करना, आएगा मजा। अब वो सारे मैट्रिक्स जो n क्रॉस n के नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज का मतलब ये होती है डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज भाई वो तो कुछ भी हो सकती हैं। n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता तो बताना इसकी डायमेंशन, मेरे पास चॉइस है आज, मैं इसमें भर सकता हूँ, इसमें भर सकता हूँ, 3 चॉइस है, डायमेंशन 3, और अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स हुआ तो n चॉइस हो जाती, तो डायमेंशन n, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही? नेक्स्ट देखो, कंटेनिंग n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो अभी हमने देखा था 3 क्रॉस 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैट्रिक्स की डायमेंशन इसकी 9 होगी, लेकिन अगर कुछ कंडीशन आ जाए जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ तो मैं अपनी मर्जी से भर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं जो भरूंगा ना वो यहीं आएगा, तो इधर मेरी चॉइस खत्म। यहाँ तो मैं अपनी मर्जी से भर सकता हूँ, लेकिन जो इधर आएगा वो इसकी चॉइस खत्म कर देगा। यहाँ मैं भर सकता हूँ, यहाँ इधर वाला आ जाएगा, तो यहाँ मैं भर सकता हूँ। इसकी डायमेंशन 6 हो गई, मेरे पास फ्री चॉइस इसको फिल करने की 6 है। लेकिन अगर मैं m क्रॉस n मैट्रिक्स की बात करूं, अब बताओ m क्रॉस n लिया है? नहीं, n क्रॉस n लिया है, बिल्कुल सही।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स n क्रॉस n में ही होगा ना, ठीक है। अब देखो n क्रॉस n की मैं बात कर रहा हूं, यहां मतलब n रोज थी जी, बोलो n रोज थी और मेरे पास n ऑप्शन थे इन्हें फिल करने के, ठीक है। इधर मेरे पास मैं एक एंट्री को चॉइस खत्म कर देता और फिर इधर सब आ जाता, तो n-1 आ जाता। फिर इधर मेरे पास दो चॉइस बढ़ रही थी, समझ रहे हो ना, ये दो चॉइस हो गई, तो मेरे पास दो चॉइस फिक्स हो जाती और सब आ जाता n-2। ठीक वैसे ही ऐसे ही लास्ट तक 1 आ जाता, तो मतलब सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स मेरे पास m क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन हो जाती, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, समझ रहे हो ना जी। इनको आपने क्या किया था, इधर 3 थी, इधर 2 थी, फिर इधर 1 थी, ऐड कर दिया था, ऐसे में इनको ऐड कर रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की एंट्रीज n+1/2, आपको ये बात पता रहनी चाहिए, ठीक है। इधर देखो, इधर क्यों देखो, इधर ही देख लो, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बताओ जी, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अभी हमने जब बेसिस निकाल लिया उसकी तो डायमेंशन भी निकाल लो। अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो पहले मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मतलब यहां कुछ आएगा, यहां कुछ आएगा, यहां कुछ आएगा, यहां कुछ रखा हुआ है ना, मतलब ऊपर कुछ रखा हुआ है ट्रायंगल के, नीचे नहीं रखा हुआ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 3x3, कितनी चॉइस है जी फ्री मेरे पास, 6, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहां 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 आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, ओहो मैट्रिक्स कैसा बना दिया मैंने, ठीक है। 1 0 0 1 0, ठीक है, ये बन गया, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जी 3x3, इसमें भी मेरे पास चॉइस 6 है, साफ दिख गया मेरे को ऐसे तो, ठीक है। और वरना आप कंफ्यूज होना हो तो कैसे होते रहना ठीक है। अच्छा ये तो 3x3 का था सर, m क्रॉस n का भी तो बताओ, ठीक है भाई, m क्रॉस n का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ऊपर n एंट्रीज है, ठीक है। यहां मेरे पास एक एंट्री हट गई n-1, ठीक है। यहां मेरे पास दो एंट्री हट गई n-2, अब तो फिर पॉइंट समझ में आ गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n+1/2, यही मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर में भी होगा n+1/2, ठीक है जी, मतलब दोनों में इनमें सेम ही केस चल जाते हैं, n क्रॉस n सिमेट्रिक, ठीक है। n क्रॉस n नल मैट्रिक्स की तो जी नल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि सारी एंट्री 0 हो गई, इसका मतलब उसकी डायमेंशन भी 1 हो गई, सॉरी डायमेंशन 0 हो गई, आपके पास चॉइस ही नहीं है, कहीं भी आप फिल करो। डायमेंशन मतलब होती है जब आपको एक फ्री चॉइस तो दे, नल मैट्रिक्स मतलब 0 मैट्रिक्स, मतलब हर जगह 0, तो डायमेंशन भी 0, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की बात करना, भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, स्केलर मैट्रिक्स की बात करना जी, n क्रॉस n की स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्री 1 हो और सब 0, और सब जो 0 है वो फिक्स हो गया, और ये जो मेरे पास ये जो चॉइस हो गई यहाँ पर, बस मैं इसमें 1 डाल सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरी पास इसकी जो डायमेंशन होगी 1 होगी, ठीक है। ये तो डायगोनल मैट्रिसेस विद ट्रेस 0, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जो यहाँ कुछ एलिमेंट्स आए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या मतलब होता है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 है, वो फिक्स्ड है, तो ये तो फिक्स्ड हो गई, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लो 3x3 का, तो 3 डायगोनल एंट्रीज आ सकती थी, लेकिन कहता ट्रेस 0, मतलब एक कंडीशन, मतलब 3-1 2 इसकी डायमेंशन। और अगर डायगोनल एंट्रीज की वैसे मैं बात करूं n क्रॉस n में, तो n एंट्रीज आ सकती थी, n और एक ट्रेस कट गया, तो ये आ गई डायमेंशन, ठीक है जी, डायगोनल मैट्रिक्स की। ट्राई डायगोनल की बात करना, ट्राई डायगोनल की ये लास्ट है जी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आप खुद बताओगे, ठीक है। ट्राई डायगोनल का मतलब समझते हो भाई, मेरे पास 3x3 का हो या जैसे जो भी हो, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की कुछ एंट्री होंगी और फिर, ठीक है। ट्राई डायगोनल पहले तो मैट्रिक्स का ही पता रहना चाहिए, ट्राई डायगोनल क्या होता है, एक तो ये डायगोनल होता है और फिर इसके बाद ये वाला जो होता है, ये डायगोनल पर एंट्रीज आती हैं और फिर इसके नीचे वाले डायगोनल पर, इस डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके अलावा सब 0, ठीक है जी। मतलब बेसिकली क्या हुआ, आपके पास जो ऊपर था उसमें क्या आया आपके पास, बताओ इसका, जैसे मान लो 3x3 का ही ले लो आप भी, क्योंकि मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हो, जनरल केस में पहुंच जाएंगे फिर हम। 3x3 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3,
ठीक है, मतलब ये मेरे पास मेन डायगोनल है, उसके बाद ये डायगोनल और उसके बाद ये डायगोनल। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास कितनी चॉइस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें नहीं भर सकता मैं, ये फिक्स्ड है, 0 है, तो मतलब मेरे पास 7 हो गई। बात आ रही समझ में नहीं आई? और ऐसी 4x4 के लिए भी देख सकते हो, बताओगे मेरे को? सर हम नहीं बता रहे, अब तो पूछे जा रहे हो, जनरल का बता दो फटाफट। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके सर बोलने की क्या जरूरत थी। ठीक है, अब देखो इसकी क्या करना है मेरे को भाई, मेरे पास डायगोनल मेन डायगोनल मैट्रिक्स है, ये मेरा मेन डायगोनल है। ठीक है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, बात आई समझ में? ये तो मेरे पास फिक्स्ड है जी, 0 है, जब फिक्स्ड है तो फिर मेरे को तो हटा देना है, डायमेंशन का मतलब जो फ्री हो बस। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3, 4 3 7 3 10 आ गए जी इसके पास। 4x4 की मेरे पास डायमेंशन क्या आ गई, 10 आ गई। सर अब mn के लिए बताओ भैया, आप लगा लो अंदाजा, समझ रहे हो? n क्रॉस n के लिए क्या होगा अंदाजा सीधा, एक तो मेन डायगोनल हो गया मतलब n, एक उससे ऊपर वाला जिसमें n-1 है और एक इससे नीचे वाला जिसमें n-1 है, इसका मतलब n+n+n 3n-2। 3x3 मैट्रिक्स के लिए n की वैल्यू 3 रख के देख लो 7 दे देगा, 4x4 मैट्रिक्स के लिए n की वैल्यू 4 रख के देख लो 12-2 10 दे देगा, सही देगा। हमने जब किया है तो भी सही करेंगे, हम सब मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट्स हो गए, ये हो गए, और अब इसके बाद हालांकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं कार्डिनैलिटी वगैरह निकालने के, लेकिन वो JRF का हिस्सा है तो मैं उसको तो अलग ही वीडियो में डाल दूंगा। तो फिर अब हम क्वेश्चन स्पेस पर चलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।